हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। ओके, सो सॉल्युबिलिटी नथिंग बट मैक्सिमम डिजॉल्व्ड अमाउंट और कंसंट्रेशन of solute in fixed amount of solvent at constant temperature called solubility। that means कोई भी जो सॉल्यूट होता है उसको हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ये अपन जानते हैं। अब उस सॉल्यूट को जब हम डिज़ोल्व करते चले जाते हैं तो एक लिमिट आती है उसकी, जहाँ पर वो डिज़ोल्व होना स्टॉप हो जाता है, यानी बंद कर देता है। तो अब वो कितना उसमें डिज़ोल्व हुआ है वो जब साइंटिस्टों ने देखा तो वहाँ से सॉल्युबिलिटी बना। मैक्सिमम डिजॉल्व अमाउंट होता है। अमाउंट कैसे ले सकते हैं अपन? देखो, अमाउंट को ले सकते हैं मोल्स के टर्म में, वेट के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में और कंसंट्रेशन के टर्म में। क्लियर है ना? तो अपन को इसमें ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट होता है सॉल्युबिलिटी किसका? सॉल्यूट का। सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ना? जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इस तरह अपन लेते हैं इसको। क्लियर है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ले सकते हैं, अमाउंट ले सकते हैं। अमाउंट को भी लेने के कई तरीके हैं, मोल्स, वेट, वॉल्यूम। क्लियर है ना? अब कंसंट्रेशन भी एक वे होता है। अच्छा, फर्स्ट चीज़ आपके ध्यान क्या रखनी, सॉल्युबिलिटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। सेकंड, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जिसमें हम उसको डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को, वो भी फिक्स होना चाहिए। जैसे 1000 ग्राम हो गया। जैसे मोलालिटी जब अपन लेंगे तो मोलालिटी में क्या करते हैं बताओ? 1000 ग्राम लेते हैं, 1 किलोग्राम लेते हैं सॉल्वेंट का वेट। नॉर्मलिटी में हम क्या लेते हैं, या मोलारिटी में क्या लेते हैं? सॉल्यूशन लेते हैं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं 1 लीटर। तो वो भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो जैसे मोलालिटी ले तो उसमें सॉल्वेंट ले लिया, उसका फिक्स कर दिया हमने अमाउंट। क्लियर? फिक्स टेम्परेचर लेना पड़ेगा। टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, मुझे NaCl की सॉल्युबिलिटी पानी में चेक करनी है तो मुझे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, 30 फिक्स करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो। देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर सॉल्वेंट एट STP, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 0.195 मोलाल। क्लियर? अब देखो, सॉल्युबिलिटी दी हुई है, किस टर्म में दी हुई है? बोलो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। किस टर्म में दी हुई है बच्चों? मोलालिटी के टर्म में दी हुई है, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में यहाँ पर दी हुई है। क्लियर है ना? अब कंसंट्रेशन मोलालिटी के टर्म में यहाँ पर ये दी हुई है, यानी 0.195 मोलाल सॉल्यूशन अगर है तो इसका मतलब क्या होता है बताओ बच्चों? प्रीवियस अगर अपन देखिए सॉल्यूशंस चैप्टर्स के वीडियोस में अपनी मोलालिटी डिस्कस की हुई है। 0.195 मोलालिटी का मतलब होगा कि H2S गैस के 0.195 मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व है। क्लियर है नहीं? मतलब अगर अपन 1 किलो पानी ले तो उसमें इतने मोल ही डिज़ोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम। किसके? बोलो किसके? सॉल्यूट यानी H2S गैस के। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, वो भी फिक्स किया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ H2S गैस कितना? 0.195 मोल ऑफ H2S गैस। सॉल्वेंट का भी अमाउंट फिक्स हो गया, यहाँ पर मोलरिटी दी हुई है तो कितना हो गया? 1 kg ऑफ वाटर। टेम्परेचर भी फिक्स हो गया बच्चों, कितना है? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि STP का टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्लियर? समझ में आ रहा है आपके तीनों पॉइंट? देखो, यहाँ से मैच कर लो। मैक्सिमम अमाउंट है, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास है, और टेम्परेचर। क्लियर है? दैट मीन्स एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर ओनली 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस, मतलब केवल इतने मोल ऑफ H2S गैस ही डिजोल्व किए जा सकते हैं 1 किलो पानी में, इससे ज़्यादा नहीं किए जा सकते। क्लियर है? इससे कम किए जा सकते हैं, बट ये मैक्सिमम अमाउंट है, डिजोल्वेबल अमाउंट है मैक्सिमम, इसे अपन सॉल्युबिलिटी बोल रहे हैं। इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट और दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। ओके, अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात। सॉल्युबिलिटी 2 तरह से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं, सॉल्यूट जब कोई सॉलिड होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और सेकंड जब गैस हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब सॉल्वेंट लिक्विड लेना है हमको दोनों केस में, लेकिन सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड जिसे हम घोल रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आएगा, वो है हेनरी लॉ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE और NEET, and also important for 12th class students. So please see this topic very carefully. This is very important also.
यहाँ से अपन कोई कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, वो यहाँ अप्लाई करेंगे अपन और तब अपन उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो, ड्यू टू मोर स्पेसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मोर देन सॉलिड इन लिक्विड। मतलब अगर हम गैस को सॉल्युबल करें और एक सॉलिड को सॉल्युबल करें लिक्विड में, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, क्लियर है, तो उसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा टेंडेंसी रहती है सॉल्युबल होने की, ये लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, अब फर्स्ट लेते हैं अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इन लिक्विड। डेफिनेशन क्या होगी, वही द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, मैक्सिमम अमाउंट, अब यहाँ पर किसकी हो जाएगी, सॉलिड की, सॉलिड की, किसमें, फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में और कांस्टेंट टेम्परेचर में, उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, क्लियर हो रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उसका नेचर और जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं उसका नेचर। सेकंड है बच्चों टेम्परेचर, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पर। अच्छा, तो फर्स्ट अपन ले लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दिस बेस्ड अपॉन लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल, समान को डिज़ोल्व कर लेता है। इसका क्या मतलब है, देखो ये हमें यहाँ से समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर हो रहा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है उसका नेचर दो तरीके का हो सकता है बच्चों, मतलब पोलार भी हो सकता है और नॉन पोलार भी हो सकता है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों के दोनों पोलार भी हो सकते हैं और नॉन पोलार भी हो सकते हैं। जैसे पोलार कौन से होते हैं, वी विल नो वेरी वेल, डाइपोल मोमेंट इज़ नॉन ज़ीरो और हायर। मतलब ऐसे सॉल्यूट या ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट बच्चों कितना होता है, जीरो नहीं होता, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, या फिर बहुत हाई होना चाहिए। नॉन जीरो होता है या हायर होता है, ऐसे अपन क्लियरली इसको कह सकते हैं। और नॉन पोलार सॉल्वेंट या सॉल्यूट क्या होता है, जिनका डाइपोल मोमेंट या तो जीरो होगा, या अगर जीरो नहीं हो तो जीरो के बहुत ही करीब होगा, अप्रॉक्स हो, यानी वेरी लो होगा। क्लियर है, इनका जीरो नहीं होगा, हाई होगा। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सोडियम क्लोराइड ये पोलार है, क्लियर है ना। HCl H2S गैसें होती हैं, ये भी पोलार गैसें होती हैं, क्लियर है ना। ये सॉलिड फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और ये गैसेस फॉर्म में होता है। H2O लिक्विड है, ये भी पोलार होता है। बट अगर अपन देखें यहाँ पर बेंजीन, दिस इज़ नॉन पोलार, क्लियर, जनरली सॉल्वेंट होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी नॉन पोलार है, ये दोनों भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बेंजीन और CCl4। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, आयोडीन वेपर्स फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये आयोडीन नॉन पोलार होता है बिकॉज इसमें आयोडीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, I2 डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है, क्लियर है। तो यहाँ ये नॉन पोलार है। अब अपन बात करते हैं, जब अपन डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे 11th क्लास में, तो यहाँ उसको और क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अब अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं द सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ NaCl। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब NaCl क्या है, पोलर या आयनिक होता है, इज़ वेरी हाई इन वाटर। मतलब NaCl की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी भी कैसा होता है, पोलर होता है, बट वेरी लो और इनसॉल्युबल इन बेंजीन। मतलब आपके पास एक कंटेनर है, लो उसमें आपने पानी लिया हुआ है, एक कंटेनर में आपने क्या लिया हुआ है, बेंजीन। अब NaCl का अमाउंट पानी में डिज़ोल्व करेंगे बेंजीन में, तो ज़्यादा डिज़ोल्व किस में होगा, पानी में। बेंजीन में बहुत ही कम डिज़ोल्व हो गया, दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर इज़ हायर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन बेंजीन, बिकॉज सेम डिज़ोल्व लाइक सेम, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन तभी तो होगा जब सेम नेचर होगी। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रिवर्स। आयोडीन सॉलिड जो होता है ये नॉन पोलर इज़ वेरी हाईली सॉल्युबल इन बेंजीन। आयोडीन सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है बेंजीन में, बिकॉज आयोडीन कैसी है, नॉन पोलर, और बेंजीन भी नॉन पोलर हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट हो जाएगा। बट लेस सॉल्युबल इन वाटर, आयोडीन सॉलिड जो है पानी में बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में हमने क्या देखा, जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की इन लिक्विड सॉल्वेंट्स में, पोलार इन पोलार, और सेकेंड है नॉन पोलार इन नॉन पोलार। पोलार इन पोलार का मतलब समझिए NaCl पोलार होता है और वाटर भी पोलार होता है, वेरी हाईली सॉल्युबल है। सेकंड नॉन पोलार इन नॉन पोलार, मतलब आयोडीन नॉन पोलार है, बेंजीन नॉन पोलार, ये भी वेरी हाईली सॉल्युबल। उल्टा अगर लेंगे, मतलब एक पोलार को नॉन पोलार में लेंगे और नॉन पोलार को पोलार में लेंगे, तो फिर ये बहुत ही कम सॉल्युबल होगा, क्लियर है। तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हुआ होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम होने चाहिए, मतलब दोनों या तो पोलार होने चाहिए बच्चों, या दोनों नॉन पोलार होने चाहिए, तभी वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। उल्टा हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके।
सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अच्छा, इसको देखते हैं तो देखो बिल्कुल ईजी है ये। व्हेन वी डिजॉल्व सॉलिड इनटू लिक्विड देन प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इट इज़ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड्स। दैट मीन्स अगर अपन बात करें किसी ऐसे सॉलिड की जिसको हम डिज़ोल्व करने जा रहे हैं लिक्विड में, तो जो प्रोसेस होता है ना ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी नेचर पे। किसकी नेचर पे? जिस सॉलिड को बच्चों हम डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट। क्लियर है? कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जैसे सॉलिड ए हमने मान लिया, हमने कोई सॉलिड ए ले लिया और उसमें लिक्विड सॉल्वेंट में उसको डिज़ोल्व कर दिया। किसमें कर दिया बेटा? लिक्विड सॉल्वेंट में हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया। तो मान लो वो ऐसा कोई सॉलिड है जो डिज़ोल्व होते वक्त प्रोसेस एक्सोथर्मिक दे रहा है। जैसे इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लेते हैं पानी में उसको डिज़ोल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चों, मतलब हीट रिलीज़ होती है। क्लियर है? तो हीट रिलीज़ होगी। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एच, यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉरी ऊपर देखो, सॉरी मैं नीचे समझा रहा था, ऊपर देखो सॉल्यूशन प्लस डेल्टा एच। भाई सॉलिड ए लिया, लिक्विड सॉल्वेंट लिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच नेगेटिव। सॉरी ये मैंने क्या कैल्शियम कार्बोनेट नीचे लिख दिया था, यहाँ लिखा। तो देखो सॉलिड ए प्लस लिक्विड सॉल्वेंट एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्लियर है? डेल्टा एच नेगेटिव होगा, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का। तो अब ऐसे में ले चैटलर प्रिंसिपल क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम चैप्टर से, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी रिएक्शन में किसी प्रोसेस में जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से, तो उसको अपन और फास्ट तब कर सकते हैं जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करें। क्लियर है? तो इफ़ वी राइज टेम्परेचर पहले से ही बढ़ रहा है, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, देन सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब वो सॉलिड कम डिजोल्व। जब वो सॉलिड डिजोल्व हो रहा है तो टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ा रहा है वो। ऐसे में आप टेम्परेचर बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। इफ़ यू डिक्रीज टेम्परेचर देन सॉलिबिलिटी इंक्रीज। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम कोई ऐसा सॉलिड लेते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड हम ले सकते हैं यहाँ पर। इसको जब अपन डिज़ोल्व करते हैं पानी के अंदर लिक्विड में तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब ये डिज़ोल्व होते वक्त जो कंटेनर होता है उसकी हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, जैसे कंटेनर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो डेल्टा एच कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। ऐसे में अगर आपने टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया तो फिर क्या होगा? सॉलिबिलिटी यहाँ डिक्रीज़ हो जाएगी। आपको उल्टा करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर खुद से डिक्रीज़ हो रहा है रिएक्शन में तो आपको उल्टा नहीं किधर चलना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट इजीली मिल जाएगी ना सिस्टम को, और ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व, यहाँ उल्टा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन को देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या? फर्स्ट टॉपिक तो हमने देख लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दिस टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रीवियस। डेफिनेशन देखते हैं, उसी तरह से लिखनी है जैसे सॉलिड की लिखी थी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इन फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, अब ये जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, इसको फैक्टर्स कौन कौन से चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों, जैसे वहाँ था नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ आ जाएगा गैस, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब इसमें वो ये सेम बिल्कुल, पोलार गैस पोलार लिक्विड में ज़्यादा डिजोल्व होगी और नॉन पोलार गैस नॉन पोलार लिक्विड में ज़्यादा डिजोल्व होगी। ध्यान करो, अमोनिया और HCl पोलार गैस होती है और वाटर भी पोलार लिक्विड होता है, ये इसमें ईजिली डिजोल्व हो जाता है। अगर हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, जिसे अपन अमोनिकल सॉल्यूशन या अमोनिया सॉल्यूशन बोलते हैं। लैब में ये काम आता है रिएजेंट या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, मोर सॉल्यूबल। नॉन पोलर गैस को नॉन पोलर लिक्विड में डिजोल्व किया। आयोडीन के वेपर्स होते हैं, सॉलिड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर वेपर्स। आयोडीन वेपर्स को नॉन पोलर लिक्विड बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो मोर सॉल्यूबल होगा। क्लियर है? तो अमोनिया इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन गैस को और अमोनिया गैस को कंपेयर करें और वाटर में डिजोल्व करें तो ऑक्सीजन इज़ नॉन पोलर गैस वाइल अमोनिया इज़ पोलर गैस। तो कौन सी ज़्यादा डिजोल्व होगी? अमोनिया, बिकॉज सेम लाइक्स डिजोल्व सेम। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, सेकेंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। वहाँ भी टेम्परेचर ही था सेकेंड। टेम्परेचर में क्या देखा गया? देखो, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट
जब हम किसी भी गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन लिक्विड सॉल्वेंट इज ऑलवेज भी एग्जिस्ट। भाई सॉलिड के केस में तो क्या होता था नेचर पर डिपेंड करता था। कुछ सॉलिड ऐसे होते थे जिनको अपन लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते थे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता था, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ ऐसे होते थे जिनको लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते थे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता था, लाइक अमोनियम क्लोराइड। तो वहाँ तो अपन को देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। ये डिपेंड करती है वहाँ के नेचर पे, यानी सॉलिड का नेचर क्या है। तो हमको देखना पड़ता था वहाँ पर, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गैस हो दुनिया की लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगी हमेशा हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी दैट मीन्स प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में समझ गए ना आप, टेम्परेचर सिस्टम खुद अपने आप बढ़ा रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा अगर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है। सो इन नेचर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। एग्जाम्पल लिया, एट हायर टेम्परेचर गैसियस मॉलिक्यूल। अब हायर टेम्परेचर पर ऐसा होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों रही है, इसका कॉन्सेप्ट दूसरे तरह से देखते हैं। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चों, गैसियस मॉलिक्यूल्स गेट एस्केप। भाई जो गैस आ चुकी है लिक्विड में, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस निकलती जाएगी ना। क्लियर है। फिशेस जो होती हैं एक्वाटिक होती हैं, मतलब वो पानी के अंदर रहती हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, उससे वो रेस्पिरेशन करती हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। अब आप गर्म पानी में अगर किसी फ़िश को डाल दोगे तो क्या होगा, गर्म पानी में क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होगी ना वो बहुत ही कम होगी। वो इतनी कम ऑक्सीजन उस पानी के अंदर होगी कि वो सफिशिएंट नहीं होगी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिश और एक्वाटिक एनिमल। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज रखना पड़ता है, क्लियर लेवल में रखना पड़ता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स गेट एस्केप फ्रॉम लिक्विड सॉल्वेंट, सो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज। इसको इस डायग्राम से अपन इजीली समझ सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक कंटेनर बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पर क्या है, इस कंटेनर में नीचे लिक्विड भरा हुआ है, क्लियर है। बहुत सारे यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन लिक्विड इज मोर, मतलब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स कम है जो इनसॉल्युबल अभी तक घुले नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना अगर अपन तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इज नाउ गेट एस्केप, क्लियर है। एस्केप होते चले जाएंगे, ऊपर ज़्यादा हो जाएंगे, नीचे कम पे जाएंगे, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। एट लो टेम्परेचर मोर गैस इन लिक्विड मोर सॉल्युबल, एट हाई टेम्परेचर लेस गैस इन लिक्विड लेस। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ 2.3 ग्राम। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 2.3 ग्राम होती है पर 100 ग्राम वाटर, मतलब 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम अमाउंट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिजोल्व होती है हो सकती है वो 2.3 ग्राम होती है। और टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, 100 ग्राम में वाटर रखा और टेम्परेचर बढ़ा के देखा, टेम्परेचर हमने बढ़ा कर दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा, 2.3 ग्राम की जगह अब सॉल्युबिलिटी रहेगी 0.5 ग्राम, यानी इतने टेम्परेचर पर आप इतने से ज़्यादा यानी 0.5 ग्राम से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते। और अगर टेम्परेचर कम है 10 डिग्री है तो आप इतना कर लोगे, यानी ज़्यादा हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, क्लियर हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, 10 से 66 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अब तक के पूरे लेक्चर का वो आ रहा है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर। ये स्टडी की थी बाय हेनरी ने। अच्छा, हेनरी लॉ वहीं से आता है। अभी देखो, व्हेन वी इंक्रीज के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन वी जनरल स्टेटमेंट देख रहे हैं पहले, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बच्चों ऑफ गैस, देन गैस बिकम्स कंडेंस, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे, तो देयरफॉर मोर पार्टिकल्स कम क्लोजर विद सरफेस, तो लिक्विड सरफेस के पास और ज़्यादा पार्टिकल्स आते चले जाएंगे, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चलेगी। प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, लिक्विड की सरफेस से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ये जनरल सी बात। जैसे डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पर एक हमने कंटेनर लिया हुआ बच्चों, यहाँ इस बॉर्डर लाइन तक हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है गैस का लिक्विड में। कोई गैस है यहाँ पर, उस गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, पानी के भी कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के होंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम गैस का, एक्स गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा यहाँ पर, कुछ मोल फ्रैक्शन यहाँ गैस का है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स अबाउट द लिक्विड सरफेस, ये है, मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा है और अंदर बहुत कम है, ये 1 बार प्रेशर की बात है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लिक्विड इज़ वेरी लेस, लेस मोल फ्रैक्शन, लेस सॉल्युबिलिटी,
भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बहुत कम है ना यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन भी कम हो गया गैस का, और मोल फ्रैक्शन कम हो गया दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। अच्छा यहाँ देखिए तो हमने प्रेशर डबल कर दिया, मतलब कितना कर दिया, 1 बार की जगह 2 बार कर दिया प्रेशर। 2 बार करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ वेरी हाई, क्योंकि जब जैसे पिस्टन हम यहाँ पर दबाएंगे प्रेस करेंगे तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, आप सॉरी सारे के सारे मैक्सिमम चले जाएंगे लिक्विड में, कुछ अभी भी रह जाएंगे। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको इक्वल पर बनानी है, कुछ यहाँ रह जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स और मैक्सिमम अब यहाँ पर आ जाएंगे सॉल्यूशन। That means mole fraction of gas is x dash increases than x. The number of moles of gas in liquid is very high हो जाएंगे, मोर मोल फ्रैक्शन होगा x dash गैस, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जनरल स्टेटमेंट क्या है बच्चों की, जो प्रेशर होता है गैस के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है, गैस का जो प्रेशर होता है जो लिक्विड सॉल्यूशन पर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो गैस का प्रेशर भी ज़्यादा। तो जनरल स्टेटमेंट यही है कि प्रेशर ऑफ गैस जो होता है ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन लिक्विड सब्सटेंस इज़ मोर, सो दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी इज़ मोर। अब यहीं से हेनरी लॉ बना। हेनरी लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ओवर द लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। मतलब किसी भी गैस का पार्शियल जो प्रेशर होता है वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन। अच्छा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आता है। सपोज करो एक से ज़्यादा गैसें अगर हैं लिक्विड में डिजॉल्व होने के लिए, पानी के अंदर अमोनिया भी डिजॉल्व करनी है, ऑक्सीजन भी डिजॉल्व करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व करनी है, तो टोटल प्रेशर तो होगा PT सभी गैसों का। तो एक गैस का जो प्रेशर होगा उसे बोलते हैं अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो हम पार्शियल लेके चल रहे हैं। अगर एक ही गैस है सिस्टम में तो वही टोटल होगा, उसी का पार्शियल होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है एक से ज़्यादा गैस हो तो पार्शियल ले रहे हैं अपन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है, यहाँ पार्शियल प्रेशर हमने बढ़ा दिया गैस का पिस्टन दबा के, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ ज़्यादा आ गया लिक्विड में। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, नॉट इन एयर स्टेट, लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना वो देखना है बच्चों। ओके तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X से, या PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X भी तो हम कह सकते हैं। जैसे P हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे लिक्विड में, ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं हेनरी लॉ को कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बच्चों और X है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी क्या तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, उसे बोलते हैं अपन हेनरी कांस्टेंट और हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके अब देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट आप देख लो। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, देखो सबसे पहले देखते हैं इसकी यूनिट ऑफ KH। हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जो यूनिट ऑफ प्रेशर होती है, बिकॉज X इज यूनिटलेस। भाई यहाँ से अगर अपन देखेंगे ठीक है, X क्या होता है मोल फ्रैक्शन। जैसे हमें किसी गैस A का मोल फ्रैक्शन लेना है तो कैसे निकालते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन, मैंने आपको सिखाया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मतलब अगर मान लो A सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के मोल, B सॉल्वेंट हो जाए। इस तरह पे इसको ले सकते हैं, ठीक है। या A सॉल्वेंट हो सकता है, B सॉल्यूट हो सकता है, वो कोई जो है इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं और टोटल मोल्स उस सॉल्यूशन के नीचे रख देते हैं अपन। तो बताओ मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स अपॉन मोल्स का रेशो, तो मोल्स कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये यूनिट लेस होता है। इसलिए जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है KH इक्वल टू होता है P अपॉन X फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी होगी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की होगी, X की कोई यूनिट है नहीं यहाँ पे। ओके नेक्स्ट बात कहते हैं कि हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी से किस तरह को रिलेट कर सकते हैं। तो देखो X क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तभी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो X की जगह अपन सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में तभी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्लियर है। तो KH प्रोपोर्शनल टू 1/S, दैट मीन्स अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें KH से तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब KH अगर ज़्यादा आएगा बच्चों तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी, और KH अगर कम आएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगर अपन बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज़ करेंगे तो बताओ क्या होगा,
भाई पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, गैस को अपन डिजोल्व कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो केएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर केएच का कोरिलेशन हम टेम्परेचर से देखें तो भी निकल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केएच बढ़ेगा। सो टेम्परेचर इंक्रीजेज, केएच इंक्रीजेज। डायरेक्ट ये चेंज नहीं कर रहा, केएच को इनडायरेक्टली कर रहा है। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को चेंज कर देता है, वो केएच को चेंज कर देती है। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए अपन, द केएच वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर देन दैट ऑफ अमोनिया। सोचो थोड़ा सा, केएच की जो वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा आती है अमोनिया से इन वाटर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नॉन पोलर है, ये कम सॉल्युबल है किसमें, पानी के अंदर, इसलिए इसका केएच ज़्यादा आएगा ना। अमोनिया ज़्यादा सॉल्युबल है, जो ज़्यादा सॉल्युबल है उसका केएच कम आ रहा है। बिल्कुल सही है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। क्लियर हुआ? ओके, तो बच्चों आज के वीडियो में हमने क्लियरली देख लिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है इन लिक्विड एंड हेनरी लॉ क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड भी देखी हमने, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड देखी इन सॉल्यूशन, और हेनरी लॉ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हेनरी लॉ पर बेस्ड कुछ इतने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो नीट जेडब्ल्यू 12th लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब and like my video and hit the bell icon. Okay, thank you very much.